नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस द हिंदू और दैनिक जागरण के न्यूज़ एडिटोरियल के अंदर। आज 10 जुलाई है। चलिए शुरू करते हैं। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ अगर आप वीडियो में किसी प्रकार के सुधार चाहते हैं तो प्लीज़ उस सुधार के बारे में भी ज़रूर बताएं। चलिए शुरू करते हैं। तो पहला जो हमारा आर्टिकल है वो हमारी जो गवर्नमेंट की स्कीम है, एक अन्न भारतीय, ठीक है, सॉरी अन्न भाग्य। तो ये क्या था, अभी हाल ही के अंदर क्या हुआ था, अभी जो कर्नाटक जो राज्य था, उन्होंने क्या किया था भी, लोगों को इस बात का वादा किया था भी, कांग्रेस पार्टी ने भी, आने वाले जो चुनाव हैं उनमें अगर उनकी जीत होती है तो वह हर एक प्रत्येक व्यक्ति जो कि बीपीएल से नीचे है उसको 5 किलो अतिरिक्त राशन प्रदान करवाएगी। ठीक है, तो इस पर ये सारा का सारा आर्टिकल लिखा गया है। ठीक, तो ये जो आर्टिकल है वो कहता है भी, जो इस प्रकार की जो ये चुनावी जो रेवड़ियाँ हैं उनकी कुछ सीमाएं होनी चाहिए। भी आप ऐसा नहीं है भी कुछ भी, अगर आप जिस प्रकार से आप जो चीज़ें फ्री वगैरह में दे रहे हैं तो उन पर कोई ना कोई आपको सीमा या किसी प्रकार का आप यानी हमें एक प्रकार से भी बंधन लगाने की क्या है, आवश्यकता है। ठीक है, और इसी आधार पर जैसे इसने जो हमारा जो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम है उसकी भी इसके अंतर्गत बात की गई है। तो पहले इसमें कहते हैं जो अन्न भाग्य योजना के तहत कर्नाटक विधानसभा चुनाव में पहले जो चुनाव कांग्रेस पार्टी द्वारा किए गए जो 5 प्रमुख जो वादे थे उनमें से एक था गरीबी रेखा से नीचे जो प्रत्येक परिवार को के जो सदस्य को कितना, जो 5 किलो अतिरिक्त क्या दिया जाएगा, मुफ्त में चावल प्रदान उनको किया जाएगा। ठीक है, तो ये सारी न्यूज़ थी जिस पर यह आर्टिकल लिखा गया है। बाद में इसमें जिक्र किया गया तो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के अंदर जो हमारी जो पीडीएस जो हमारी जो स्कीम थी, जो कि कहीं ना कहीं हम कहने खाद्य सुरक्षा को नज़र में रखते हुए हमने ये जो स्कीम को शुरू किया गया था, जो पीडीएस स्कीम थी, जिसके तहत हम क्या करते थे भी, प्रत्येक व्यक्ति जो कि बीपीएल परिवार से नीचे था या जो गरीबी रेखा से नीचे था उसको मुफ्त में हम राशन उपलब्ध करवाते थे, जिसे कि 2013 में शुरू किया गया था। ठीक है, तो इसके तहत यानी 50% शहरी क्षेत्रों में और 75% जो ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर उनको पीडीएस के तहत उन्हें मुफ्त राशन उपलब्ध करवाया जाता था। ठीक है, या फिर बहुत ही कम प्राइस के अंदर। आगे इसमें कहता है भी, केंद्र सरकार ने प्रत्येक राज्य में राशन कार्डों को कोटा निर्धारित करने के लिए कवरेज अनुपातों, जिसमें राज्यवार गरीबी स्तरों को ध्यान में रखते हुए वर्ष 2011 की जो जनगणना थी उसके आधार पर जो आंकड़े दिए थे, यानी भी किसको राशन मिलेगा किसको नहीं मिलेगा, ये जो आंकड़ा था वह हमारा 2011 की जो जनगणना हुई थी उसके आधार पर था। इस आर्टिकल के अंतर्गत कहता है भी जो क्योंकि 2011 की जो जनगणना थी और आज वर्तमान में 2023 की जो जनगणना है या जो जनसंख्या है उसके बीच में काफ़ी अंतर आया है। अभी जो गरीबी रेखा से नीचे वाले जो लोग हैं उनमें काफ़ी अंतर आया है, जो संख्या थी वह काफ़ी बढ़ोतरी हुई है। इसके लिए हमें जो ये पीडीएस स्कीम थी इसके अंदर और अधिक बढ़ोतरी करने की क्या है, आवश्यकता है। आगे इसके अंदर कहा है भी, जो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम लागू होने से जो पीडीएस कवरेज के अंदर जो 500 मिलियन से बढ़कर कितनी हो गई थी, लगभग 800 मिलियन तक ये क्या गई थी, पहुंच गई थी। ठीक है, और भारतीय इसके साथ भी जो ये कहीं न कहीं किसके तहत जो हमारी जो पीडीएस थी, इससे हम इतने जो लोग थे जो बड़े थे उनको हमने क्या किया था, राशन उपलब्ध करवाया था, या उनकी जो भुखमरी से संबंधित जो समस्या थी वो हमने क्या की थी, कवर की थी। ठीक है, तो अब अगर हम यहाँ से अनुमान लगाना चाहते हैं भी, जिस प्रकार से जो जनगणना है वो केवल और केवल जनसंख्या को गिनना तक ही सीमित नहीं है। और साथ ही हम देखते हैं भी, जो हमारा जो अभी कोविड-19 आया था 2020 के अंतर्गत, ठीक है, तो तब भी हमने ये देखा था भी कितनी हमारी जो खाद्य की जो ज़रूरत थी, हमने देखा था भी जिनको राशन उपलब्ध करवाया जा रहा था वहाँ तक तो ठीक था, मगर ऐसी जनसंख्या भी बहुत थी जिनके पास क्या था, राशन की अभी उपलब्धता नहीं थी। साथ ही साथ इसके अंदर जैसे कहा जाता है भी, जो केंद्र सरकार के द्वारा अगर कहा गया भी, जो सरकार जो जिस प्रकार से जो लोगों से जो अनाज खरीदती है उनके उनके 3 मुख्य उद्देश्य होते हैं। यानी जो भारतीय खाद्य निगम, जिसको हम एफएसआई के नाम से जानते हैं, 3 व्यापक उद्देश्यों के लिए अनाज को क्या करती है, वह खरीदती है। कौन कौन से? पहला तो वह कहती है भी, जो न्यूनतम समर्थन मूल्य पर वह यानी जो गेहूं और चावल को खरीद कर कहीं के जो उत्पादक समर्थन मूल्य प्रदान कराती है। यानी कहीं कहीं ये कहते हैं भी, जो किसानों की जो आय है वो निश्चित करने के लिए उनसे क्या करती है, ये एक निर्धारित मूल्य के ऊपर गेहूं और इनका जो चावल का क्या करती है, उनसे खरीद करती है, यानी किसानों की आय बढ़ाने के लिए। दूसरा इसने कहा भी, केंद्र सरकार इसका उपयोग कहीं कहीं हमारी जो पीडीएस प्रणाली है, ठीक है, उसके तहत जो परिवार है उनको कहीं कहीं जो 5 किलो तक का जो मुफ्त अनाज उपलब्ध करवाती है उसको उन्हें उपलब्ध करवाने के लिए भी क्या करती है, वह अनाज की खरीद करती है। ठीक है, और कहीं कहीं सब्सिडीज आधार पर क्या करती है, जो ज़रूरतमंद लोग होते हैं उनको क्या करती है, वह उपलब्ध करवाती है।
तीसरा इसके अंतर्गत कहता है भी साथ ही साथ हम क्या करते हैं, जो हमारी जो खाद्य सुरक्षा है उसको वह क्या करती है, स्टॉक करती है यानी स्टोर करती है। यानी जो आने वाले भविष्य के अंदर हमें ये नहीं पता है भी आने वाले कितने साल ऐसे हैं जहाँ पर क्या हो भी मानसून हमारा खराब हो, क्योंकि हमारी जो कृषि है वह लगभग ज़्यादातर यानी मानसून पर आधारित है। अगर मानसून खराब होता है तो हमारी फसलें हैं वो भी क्या होंगी, खराब होंगी, जिसकी वजह से क्या होगा भी हमें इतना जो स्टोर करने की आवश्यकता है भी आने वाले कम से कम 5 से 10 साल हम क्या कर पाए, हमारे स्टोर किया हुआ अनाज है उसके तहत हमारे आवश्यकता हम पूर्ण कर पाएँ। ठीक है, तो उसके लिए भी सरकार क्या करती है, इनसे जो किसान है उनसे अनाज खरीदती है। मगर इस प्रकार से अगर हम हम कह सकते हैं भी अनैतिक तौर पर या फिर बिना कोई बात का औचित्य हुए बिना हम क्या करते हैं भी चुनाव यानी हम चुनावों के अंदर वादा कर करके अनाज की हम क्या करते हैं भी अपर्याप्तता से हम क्या कर सकते हैं, उनको बांटते हैं। तो कहीं ना कहीं ये हुआ हमारे आने वाली जो खाद्य सुरक्षा है उसके लिए काफ़ी ये घातक हो सकता है। ठीक, तो लगभग इस आर्टिकल में यही बातें की गई है भी जो चुनावी रेवड़ियाँ हैं हमारी उनको हमें क्या करना चाहिए, सीमा इनको निर्धारित करनी पड़ेगी, क्योंकि हमें कहीं ना कहीं हमारी जो खाद्य सुरक्षा है उनको भी ध्यान में रखना होगा। ठीक है, और साथ ही साथ जो आगे आने वाली हमारी जो 2021 की जो जनगणना है जो कि अभी होने वाली है उसके अंदर हमें अनाज के साथ साथ जो पोषण स्तर है उनको भी हमें क्या करना चाहिए, ऐड करने की क्या है, ज़रूरत है। ठीक है, तो अभी हम जहाँ पर जो पीडीएस के तहत गेहूँ और चावल उपलब्ध कराते हैं, फिर हमें कुछ जो मोटे अनाज है जो कि पोषण स्तर की पूर्ति करते हैं उनको भी हमें क्या करना होगा, इसके अंदर शामिल करना होगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट आर्टिकल पर। अगला आर्टिकल है वह भी हमारा क्या है, द हिंदू से संबंधित है। तो ये जो आर्टिकल है वो कहता है भी जो हमारे जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन यानी जो विश्व व्यापार जो हमारी जो संगठन है उसकी एक जो संस्था है जो कि क्या करती है, वो कहता है विवाद निपटारे के काम करती है। तो अभी क्या कह रहा है भी, ये कह रहा है भी 2014 के अंदर यानी 2024 के अंतर्गत क्या हुए, वो बिल्कुल क्या हो गए, पैरालाइज हो गए, यानी बिल्कुल वह क्या हुए, यानी एक प्रकार से नष्ट होने के कगार पर है। क्योंकि कह रहे हैं भी 2017 से यूएसए के द्वारा इसमें किसी प्रकार के यानी जो नए जो अध्यक्ष हैं या जो नए सदस्य हैं उनका चुनाव नहीं होने दिया जा रहा है। साथ ही साथ इनकी जो कार्य पद्धति है उसके अंदर काफ़ी हम कह सकते हैं भी अड़चनें पैदा कर रहे हैं, जिसकी वजह से धीरे धीरे ये जो विश्व व्यापार संगठन की जो विवाद निपटारा जो संस्थाएं हैं वह क्या होती है, दिनों दिन क्या होती है, नष्ट होती जा रही है। ठीक है, तो क्या कहता है भी WTO एक महत्वपूर्ण हिस्सा कौन सा, जिसको हम विवाद निपटारा प्रणाली, जिसे WTO के अंदर एक प्रकार से मुक्त रत्न के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, को पुनर्जीवित करने की क्या हमें क्या आवश्यकता है, और जो कि वर्ष 2019 के बाद WTO जो दो स्तरीय जो DST निष्क्रिय बना हुआ है, यानी यह जो विवाद निपटारा प्रणाली है जो 2019 से बिल्कुल ही क्या बना हुआ है, ये निष्क्रिय बना हुआ है। आगे कहता है ये व्यापार विवादों को हल करने और साथ ही साथ WTO की गतिविधियों का मुख्य कारणों में से एक है। तो ये क्या करती है हमारी, ये विवाद होते हैं जो दो देशों के बीच में या अन्य कई देशों के बीच में, उन विवादों को क्या करती है, समाधान करती है। क्या तभी जो सामान्य एक विवाद उत्पन्न कब होता है, जब एक देश को यह लगता है भी कोई अन्य देश क्या करता है, WTO के जो समझौता हुआ है या जो उनकी प्रतिबद्धता है उसका क्या करता है, उल्लंघन कर रहा है, तो तब क्या होते हैं, ये विवाद की स्थिति बन जाती है। ठीक है, तो जिसकी वजह से कहीं ना कहीं क्या होती है, जो ये वाली जो संस्था होती है वह बिल्कुल एक्टिव होती है और इस प्रकार के जो विवाद होते हैं उनको सुलझाने में सहायक होती है। मगर क्या हो रहा है अभी 2017 के अंदर से जब से यूएसए ने इसके अंदर इंटरफेयर करा है, तब से ये संस्था है वो सुचारू रूप से कार्य नहीं कर पा रही है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं क्या हो रहा है, जो विश्व अर्थव्यवस्था है वो वह काफ़ी प्रभावित हो रही है। ठीक, आगे कहता है WTO दुनिया में सबसे सक्रिय अंतर्राष्ट्रीय विवाद निपटारा तंत्रों में से क्या है, एक है। ठीक है, तो ये बात हमने अभी देखी है भी जो WTO जो यानी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो विवाद होते हैं उनको निपटाने वाली एक महत्वपूर्ण संस्था एक है। इसमें कहता है 1995 के बाद इसमें केवल कितने लगभग 609 विवाद आज तक WTO के सामने आए हैं, जिसमें से 350 ऐसे विवाद है जिसने क्या है सफलतापूर्वक है इसने सुलझाया है। तो हम देख सकते हैं भी इस प्रकार के जो प्रणाली है उनकी कितनी आवश्यकता है हमारे इस अभी वर्तमान अर्थव्यवस्था के तौर पर, हम विश्व अर्थव्यवस्था की अगर हम बात करते हैं तो। और ऐसे में अगर इस प्रकार की संस्थाएं कार्य नहीं करती है या फिर कोई अन्य देश है जो इस प्रकार पर आधिपत्य जताता है, तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं जो ये विश्व अर्थव्यवस्था के लिए हमारी जो ग्लोबलाइजेशन है उसके लिए काफ़ी नुकसानदेह हमारे लिए हो सकता है। ठीक है, आगे इसमें कहता है WTO दुनिया में सबसे सक्रिय अंतर्राष्ट्रीय जो संगठन निपटारे तंत्र है उसमें क्या है, एक है। सॉरी ये हाँ दोबारा आ गया, चलो कोई बात नहीं। अगला कहता है WTO में शिकायत दर्ज होने के बाद जो विवाद निपटारे में मुख्य दो तरीके अपनाए जाते हैं। कौन कौन से, पहला इसके अंदर होता है विशेष रूप से दो द्विपक्षीय मार्गों के
चरण के दौरान पार्टियों को परस्पर सहमत या समझौता ढूंढती है। यानी क्या करता है, इसमें सबसे पहले क्या कहता है, जो पार्टियां होती है, जो दोनों देश होते हैं, उनके बीच में क्या होता है, समाधान करवाया जाता है या उनके बीच में समझौता वगैरह करवाया जाता है। या फिर इसमें क्या करती है, WTO एक जो फिक्स निर्णय लेती है, ठीक है, एक पैनल के माध्यम से, और वह जो निर्णय होता है वो जो निपटार जो पार्टियां होती है या जो सदस्य देश होते हैं उन पर क्या होता है, बाध्यकारी होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये क्या करती है, जो समस्याएं होती है उससे सुलझने का ये प्रयास करती है। जो अपीलीय निकाय है वह तो 1995 से स्थापित हुआ था, जिसके अंदर 4 साल के भीतर, यानी 4 साल की अवधि के अंदर 7 सदस्यों का क्या किया जाता है, इसमें चुनाव किया जाता है और एक स्थायी समिति का विकास किया जाता है या उसका निर्माण किया जाता है, जो क्या करते हैं, जो WTO के सदस्यों द्वारा लाए गए जो व्यापार संबंधित जो विवादों में पारित निर्णयों के खिलाफ अपील की अध्यक्षता करती है। ठीक है, और आमतौर पर जो कानून अंतर्राष्ट्रीय स्तर के जो कानून होते हैं उनको कवर करती है, उन कानूनों को इसके अंतर्गत लाया जाता है और उनको समझौता वगैरह करवाया जाता है। ठीक है, और विषय वस्तु और प्रदर्शित इसके अंदर जो शामिल होते हैं वो क्या होते हैं भी, जो इस प्रकार के जो विषय होंगे उससे जो विशेषज्ञ जो व्यक्ति होते हैं वो इसके अंतर्गत क्या होते हैं, शामिल होते हैं। ठीक है, मगर 2017 से हम देखते हैं भी अमेरिका इसके अंदर कहीं न कहीं एक प्रकार से हस्तक्षेप कर रहा है, जिसकी वजह से ये जो संस्था है यानी जो ये समिति है वह बन नहीं पा रही है, जिसकी वजह से इसका जो कार्य है वो दिनों दिन क्या होता जा रहा है, नीचा होता चला जा रहा है। ठीक, आगे इसमें कहता है भी जो संयुक्त राज्य अमेरिका ने, बस यही बात है जो हमने कही है भी, जो 2017 से जो शर्तें समाप्त होने के बाद न्यायाधीशों की पुनर्नियुक्ति प्रक्रिया को क्या कर दिया, उसने रोक दिया है। और कहीं के 2019 से इनके जो न्यायाधीश की संख्या वो है दिनों दिन यानी 7 से कम होती जा रही है, जो कि अभी जो 3 है जिसमें हम बहुमत के आधार पर कम से कम संख्या मानते हैं, उससे भी क्या है वह नीचे चली गई है, जो कहीं के WTO के लिए एक जो यह संस्था है उसका कहीं कहीं हम कह सकते हैं भी ये लुप्त हो सकती है एक प्रकार से। तो इस प्रकार की इसकी जो अनुचित रोल आलोचनात्मक इसकी की जाती है, तो उसमें हमें जल्दी से जल्दी इस प्रकार की जो संस्था हैं उनको हमें और क्या करना होगा, इसको हमें बढ़ावा देना होगा या साथ ही साथ हमें क्या करना होगा, इसमें हमें इसमें सुधार करने की भी क्या है आवश्यकता है। ठीक है, तो ये एक थोड़ा सा इंपॉर्टेंट आर्टिकल था जो इनके हमारी जो ये जो विवाद प्रणाली थी उस पर ये जिक्र किया गया था। ठीक, अगला जो आर्टिकल है वो हमारा जो है दैनिक जागरण से संबंधित है। तो इसमें जैसे ये कहता है भी आधारभूत ढांचे की पोल, तो इसका अर्थ ये भी अभी हम देख रहे हैं भी कितनी भारी बारिश हो रही है। ठीक है, तो जिसकी वजह से क्या हो रहा है भी, जो बड़े बड़े जो शहर हैं वो बिल्कुल क्या हो रहे हैं, जलमग्न हो रहे हैं। तो कहीं न कहीं ये जो कारण है वो कहीं न कहीं क्या है भी, हमारा जो आधारभूत ढांचा है वो सही नहीं होने की वजह से हम क्या करते हैं, इस प्रकार का हमें जो ये जो हम देखने को हमें ये मिलता है भी, हमारा जो अब जो जैसे हमारी जो सड़कें बनाई जाती है तो उनके पास में क्या है भी, जो पानी की जो निकासी की व्यवस्था है वो सही से नहीं बनाई जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है भी ये बिल्कुल जलमग्न हो जाती है। या फिर क्या होता है भी, अभी जो जो हमारी जो बारिश है उसका अनुमान हम सही अनुमान से नहीं लगा पा रहे हैं। जैसे हमने किसी शहर में जो हम कह सकते हैं भी नॉर्मल हमारी जो बारिश होती है वहाँ पर क्या हो रही है, 100 सेंटीमीटर के आसपास बारिश हो रही है, और हमने इसी के आधार पर हमने निकासी व्यवस्था बनाई है। मगर जलवायु परिवर्तन के कारण वहाँ की वर्षा जैसे 200 सेंटीमीटर पर हो गई है, तो जिसकी वजह से क्या होगा, कहीं न कहीं हमारी जो व्यवस्था है वो बिल्कुल फेल हो जाती है। ठीक है, तो इस पर हमें क्या होगा भी, नए नए विचार करने होंगे और हमारी आधारभूत संरचना है उसको भी हमें और अधिक क्या करना होगा, विकसित करना होगा। ठीक, और इसमें कहा भी जो इस प्रकार से जो बड़े शहर हैं उनके अंदर इस प्रकार की स्थिति है, तो जो छोटे शहर हैं जो कि अभी बिल्कुल ही यानी जो सही या नियोजित तौर पर नहीं बसाए गए हैं, वहाँ पर बाढ़ की स्थिति किस प्रकार से बनी गई है। ठीक है, तो ये जो बाढ़ की स्थिति है कहीं न कहीं अनियोजित प्रकार से इनका जो कहीं न कहीं शहरों का जो निर्माण किया गया है उसकी वजह से इस प्रकार का ये बाढ़ जैसी स्थिति बनी हुई है। साथ ही साथ ऐसी स्थिति जो हमारे जो ग्रामीण क्षेत्र है उनके अंदर भी दिनों दिन बनती हुई जा रही है, तो क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों का भी अब दिनों दिन क्या हो रहा है, अभी अनियोजित तौर पर विकास हो रहा है, जिसकी वजह से हमें काफ़ी जान और माल की हानि उठानी पड़ती है। ठीक है, तो हमें एक नियोजित विकास के तहत आगे बढ़ने की आवश्यकता है। ठीक है, तो एक छोटा सा आर्टिकल था, तो इसके अंदर जो हमारी जो बारिश थी उसकी वजह से कितना नुकसान हो रहा है, एक आप उसको इसके गाय का लगा पॉइंट मिल सकता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट आर्टिकल पर। अगला आर्टिकल है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, एक नए परिप्रेक्ष्य में आर्टिकल है, तो जिस इसके अंतर्गत कहा है भी जो नए भारत को चाहिए भी एक नया प्रशासनिक ढांचा हो। ठीक है, तो जैसे हम भारत का जो हम देखते हैं भी, हमारा जो वर्तमान जो ढांचा है वो कहीं के जो ब्रिटिश काल पर आधारित है, यानी जो ब्रिटिश जो हमारी जो औपनिवेशिक शिक्षा सत्ता उसी आधार पर हमने हमारा क्या किया है
ढांचा बनाया है हमारा प्रशासनिक स्तर पर, चाहे वो सिविल सर्विस से संबंधित हो, पीसीएस से संबंधित हो, या फिर हमारा राजनीतिक तौर पर हो, तो अभी इसके अंदर हमें क्या करना है, सुधार करने की क्या है, आवश्यकता है। ठीक है, तो आगे कहता है भी जो ये जो ढांचा है वो देश की प्रगति को अवरुद्ध करने में अवरुद्ध कर सक्षम और प्रभावी जन सेवाओं को भी क्या करता है, प्रभावित करता है या उनको नाकाम करता है। तो इस प्रकार का जो ढांचा होता है वो कहीं न कहीं जो सरकारी जो योजनाएं होती हैं, जो कि कल्याणकारी योजनाएं होती हैं, उनको भी लागू करने में ये ज़्यादातर सहायक नहीं होता है। ठीक है, तो कहीं न कहीं कह सकते हैं भी जितना हमें अच्छा रिजल्ट मिलना चाहिए वो इन प्रशासनिक ढांचों की वजह से नहीं पहुंच पाता है, तो इसलिए हमें इसके अंदर सुधार करने की आवश्यकता है। साथ साथ कहता है कि हमें इसलिए हमें जो यानी जो बेहतर भविष्य के लिए प्रशासनिक ढांचे के एक विकल्प के रूप में एक नए प्रशासनिक तौर पर यानी एक ढांचे का विकास करना हमारे लिए अनिवार्य हो जाता है। ठीक है, साथ ही साथ इसके अंदर एक जो संविधान विशेषज्ञ जिसका नाम था ग्रेनविल आइंस्टाइन का भी जिक्र किया गया है, जिसने कहा था और भी प्रणाली का कहीं न कहीं यानी जो किसी प्रणाली के अंदर जो लचीला था, लचीलता का अभाव क्या इसके अंदर बात कही गई थी। यानी हमारे संविधान के अंदर अधिक लचीला न होना तो हमारे अंदर सुधार की क्या करता है, एक प्रकार से बाधा उत्पन्न करता भी, हम सुधार नहीं कर पाते क्योंकि हमारा जो संविधान है इतना लचीला नहीं है। तो इसके अंदर हमें जो कहीं न कहीं सुधार करने की क्या आवश्यकता है। साथ ही साथ इसके अंदर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की उनकी भी बात की गई है, भी उन्होंने भी यही कहा था भी हमें ज़रूर समय के साथ साथ हमारे संविधान है उनके अंदर परिवर्तन हमें करना होगा। ठीक है, और साथ ही साथ उन्होंने कहा भी औपनिवेशिक पूर्वाग्रहों वाली प्रशासनिक ढांचा देश के समक्ष विद्यमान जो सामाजिक और आर्थिक जो हमारी जो विषमता है उनका समाधान करने के लिए क्या है, प्रभावी नहीं है। ठीक है, तो जो हमारी जो आज वर्तमान का जो हम कह सकते हैं एक प्रकार से समाज है और जो हमारा जो संविधान है, जो जिस प्रकार से हमारी जो विषमता इनके अंदर बनी हुई है उनको हमें कम करना होगा। अब क्या हो गया, अभी हमें एक सक्षमता, पारदर्शिता और जवाबदेहिता को भी, तत्परता जैसे पहलुओं को भी आधार एवं प्रशासनिक ढांचे के नए सिरे से सोचने की क्या है, हमें आवश्यकता है। और एक मजबूत ढांचा खड़े करने की भी क्या आवश्यकता है, जो इसका उद्देश्य है हमें एक ऐसे नौकरशाही का निर्माण करने की आवश्यकता है जो कि लोगों की सेवा करे, विकास को गति दे और सभी नागरिकों तक समान अवसर सुनिश्चित कर पाए। तो मैं इस प्रकार के क्या हूँ, नागरिक यानी हम कह सकते हैं भी नौकरशाही यानी जो सिविल सर्वेंट है उनकी हमें क्या है, आवश्यकता है। साथ ही साथ ये कहीं न कहीं हमारा जो इसमें क्या होता है भी जो इस प्रकार के जो अवसर होते हैं वो कहीं न कहीं भ्रष्टाचार का प्रसार करते हैं, असक्षमता से मुक्ति प्रदान करना और कहीं न कहीं जो शक्तियों का विकेंद्रीकरण करना और तकनीकी का हमें ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठाना भी हमारे लिए क्या हो जाता है, महत्वपूर्ण हो जाता है। ठीक है, और क्या कभी क्या ऐसे हमें इस प्रकार के एक प्रशासनिक ढांचे की आवश्यकता है जो कि विशुद्ध भारतीय चरित्र का मूल्य का हो। ठीक है, तो इसके अंदर किसी प्रकार के विदेशी मूल्य की हम कह सकते हैं भी विदेशी मूल्य की यानी तत्परता कम हो, जबकि जो ज़्यादा से ज़्यादा भारतीय मूल्यों के आधार पर ऐसे प्रशासनिक ढांचे का विकास हमें करने की आवश्यकता है। ठीक है, तो इस प्रकार का ढांचा बनाया जाए, इस पर हमें हमें यानी हम कह सकते हैं भी पुनर्विचार करने की आवश्यकता है। और साथ साथ हमें जो राष्ट्र की प्रगति और विस्तारित और संसाधनों का उचित प्रकार से हम इससे क्या काम कर पाएँ, प्रयोग कर पाएँ। ठीक है, इसी दिशा के अंदर जो केंद्र सरकार की जो जन धन योजना थी जिसके तहत हमने क्या किया था, या फिर एक थी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र थी, तो जिसके अंदर जो कहीं न कहीं जो सरकारी तंत्र के अंदर जो रिसाव होता था, जिसके माध्यम से क्या होता था, अभी हम देखते थे भी जो ₹1 था जो लाभार्थी तक पहुँचते-पहुँचते यानी 9 पैसे हो जाता था, उसको भी हमने क्या किया, बंद किया। अभी हम क्या करते हैं, अभी डायरेक्ट जो लाभार्थी होते हैं उसके खाते में पैसे पहुँच जाते हैं, जिसकी वजह से कहीं न कहीं जो भ्रष्टाचार है उस पर लगाम लगाने में भी अभी कहाँ पे मदद मिली है। ठीक है, आगे इसके अंदर कहता है भी लोक सेवाओं की ओर बेहतर बनाने के लिए हमें नागरिकों की भी जो बदलती आवश्यकताएं उनको भी हमें ध्यान में रखना होगा। भी नागरिक है वह किस प्रकार की आवश्यकताओं की हमें ध्यान है, इस दिशा में हमें शिक्षा है, स्वास्थ्य है, पुलिस बल है, सार्वजनिक जो हमारी जो बॉडीज़ हैं उनको भी हमें सुधार करने की क्या है, आवश्यकता है। साथ ही साथ इसमें पारदर्शिता, जवाबदेहिता को भी हमें बढ़ाने की आवश्यकता है। ठीक है, और साथ ही साथ हमारा जो समाज है उसके अंतर्गत भी जागरूकता बढ़ाने की क्या है, आवश्यकता है। तो समाज के अंदर हम नए-नए जो कैंपेन्स वगैरह चला सकते हैं, लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा शिक्षित कर सकते हैं, तो उससे के तहत भी हम क्या होता है प्रशासनिक ढांचे में सुधार कर सकते हैं। और ऐसे सुधारों के अंदर सबसे हमने हमारी जो तकनीकी है उसको भी हमें ध्यान में रखकर चलना होगा, यानी तकनीकी का भी सहयोग लेना हमारे लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। आगे इसमें क्या, अभी तो वर्तमान स्तर पर हमारा जो प्रशासनिक ढांचा है वो जिला स्तरीय ढांचा है, वो भी कहीं न कहीं एक प्रकार से शक्ति है उसका अति केंद्रीकरण की बात करता है। ठीक है, तो इस जो ये अति शक्ति का जो अति केंद्रीकरण है उसको भी हमें क्या करना चाहिए, कम करना चाहिए। और जो जिसमें जो ताकत है वो जो
सामान्यतः कहीं के जनता के हाथ में इस प्रकार की ताकत हमें देने के प्रयास करना चाहिए। ठीक है। और इसमें जो हमारा जो जिला प्रशासन के पास जो यानी कहीं न कहीं जो नियंत्रण लेने की जो गुंजाइश है वो भी क्या हो जाती है, सीमित हो जाती है। कई बार हम देखते हैं जो हमारा जो जिला प्रशासनिक अधिकारी होते हैं वह क्या होते हैं, 100 से जो अधिक कमेटी होते हैं उसके पास उसके क्या होते हैं, वह अध्यक्ष होते हैं, जिसकी वजह से उनके ऊपर काम का दबाव इतना अधिक बन जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, वह जन कल्याण के कार्य उतने नहीं कर पाते हैं जितने कि हम उनसे आशा करते हैं। ठीक है। तो हमें भी क्या करना चाहिए, इस प्रकार के उनकी जो समितियां हैं उनको करना चाहिए और उन समितियों को कम करना चाहिए। साथ ही साथ हमें जो कार्य है उनको और ज़्यादा डिवाइड करने की आवश्यकता है, ताकि हमें ज़्यादा से ज़्यादा कार्य कर पाएँ। साथ ही साथ हमें ई गवर्नेंस जैसी प्रणाली है उसमें सुधार करने की आवश्यकता है। जो लचर पड़ी हमारी जो तकनीक है उसको सुधारने की आवश्यकता है। संसाधनों की जो बर्बादी होती है उसको कम करने की आवश्यकता है। ज़रूरत अनुसार हमें संसाधन की इस्तेमाल करने की क्या है, आवश्यकता है। ठीक। तो साथ ही साथ जो कुछ इस ये जो समितियाँ हैं, जो ऐसी समितियाँ जिनका जो कि कोई कार्य नहीं रह गया है, औपचारिक नाम मात्र के हैं, तो इस प्रकार की समितियों को समाप्त करने की भी यहाँ हमें आवश्यकता है। ठीक है। तो ये एक आर्टिकल था जिसके अंदर हमने देखा था अभी जो प्रशासनिक ढांचा हमें किस प्रकार से हमारे नए प्रशासनिक ढांचे में सुधार करने की हमें क्या है, आवश्यकता है। ठीक। चलिए नेक्स्ट आर्टिकल पर। अगला आर्टिकल है वो कोई खास इंपॉर्टेंट आर्टिकल नहीं है। अभी अभी क्या हुआ, हाल ही में क्या हुआ, 106 वर्षीय जो महिला थी जिसका नाम था रामबाई, तो उन्होंने क्या किया, अभी जो एथलेटिक्स चैंपियंस लीग में जो तीसरी बार स्वर्ण पदक उन्होंने जीता है। तो इस पे ये यही इस आर्टिकल के अंदर लिखा गया है भी जो उनसे हमें क्या है भी जो शारीरिक जो कह सकते हैं प्रकार से जो हमारी जो गतिविधियाँ हैं उनसे हमें उनके से प्रोत्साहन होने की क्या है, आवश्यकता है। ठीक। साथ ही साथ जो युवा हैं उनको उनसे प्रोत्साहन होना चाहिए। साथ ही साथ जो हमारे जो बुजुर्ग जो लोग हैं वह इनसे क्या हो सकते हैं, मोटिवेट हो सकते हैं। ठीक है। तो यही सारी लगभग इसके अंदर बातें कही गई है। साथ ही साथ इसके अंदर थोड़ा सा जो डेटा दिया गया है भी कहा भी इन तकनीकी व्यवस्थाओं में करीब लगभग 71% भारतीय युवा पूरी तरह से क्या हो गए हैं, निष्क्रिय हो गए हैं। इसका मतलब ये है कि जैसे तकनीकी के बढ़ने से जो युवा हैं वह सुस्त हो गए हैं, जो शारीरिक गतिविधि है उसमें कम भाग लेते हैं और 57% इस तरह की कोई भी व्यायाम भी वह नहीं करते हैं। तो सारा दिन जैसे मोबाइल वगैरह में अपना समय बता देते हैं, तो वह किसी प्रकार का व्यायाम नहीं करते हैं, शारीरिक क्रियाएं वह नहीं करते हैं। ठीक है। और साथ ही साथ युवा आबादी में जो कहीं न कहीं इसी के कारण जो हमारी जो हार्ट अटैक जैसी जो बीमारियां हैं वो भी क्या है, दिनों दिन बढ़ती हुई जा रही है। और जीवन शैली में जो निष्क्रिय शारीरिक गतिविधियों के कारण हमें जोखिम के कारक भी ये बने हुए हैं। ठीक है। और 15 वर्षों में किए गए एक सर्वेक्षण में बताया गया 18 से 44 वर्ष आयु के लगभग ऐसे मामले में 38% की क्या हुई है, वृद्धि हुई है। तो हम कह सकते हैं कि कहीं न कहीं हमें इस प्रकार के जो कार्य हैं जिसको हम बोलते हैं रामाबाई हैं, उनसे हमें इस प्रकार के मोटिवेशन की आवश्यकता है और ज़्यादा से ज़्यादा हमें क्या करना है, हमारी शारीरिक गतिविधियों की ओर हमें जाने की आवश्यकता है। ठीक। चलिए नेक्स्ट आर्टिकल पर। अगला जो आर्टिकल है वो है भी दुष्चार से दूरी बनाता हुआ तथ्य है। बस ये हमारा वही है, हमारी जो समान नागरिक संहिता है वही चीज़ें हैं, इसके अंदर कोई नई चीज़ डिस्कस नहीं की गई है। वही बात कही गई है, जो समान नागरिक संहिता है वो कहीं न कहीं हमारी जो पंथ निरपेक्षता है उसके अंतर्गत जो भारतीय जो कानून है उसके आधार पर कहीं कहीं असमानता को क्या देती है, जन्म देती है। साथ ही साथ महिलाओं को भी कहीं न कहीं इसके तहत इसके तहत भी शोषण इनके से उनका किया जाता है। और इसमें कहा भी जो कई कानून होते हैं जिसके तहत जैसे विवाह है, यानी हम कह सकते हैं तलाक है, उससे संबंधित अलग अलग कानून बनाते हैं जो कि महिलाओं के लिए शोषण का कारण बन सकते हैं। तो समान नागरिक संहिता को हम अपना करके इस प्रकार के शोषण से हम उनको मुक्ति दिलवा सकते हैं। फिर इसके अंतर्गत क्या है भी जिस प्रकार से हमारा जो देश है उसके अंदर जो क्रिमिनल कोड्स हैं जैसे आईपीसी है, सीआरपीसी है, तो वह पूरे देश के अंदर एक ही है, उसके अंदर किसी प्रकार की विविधता नहीं है। तो हमें इस प्रकार के जो पंथ निरपेक्ष कानून है उनके अंदर विविधता की हमें क्या आवश्यकता है। तो हमें क्या है भी जो अभी हमें इस प्रकार के समान नागरिक संहिता बनाने की क्या है, आवश्यकता है। साथ ही साथ वही चीज़ है जो भारतीय संविधान का अनुच्छेद नंबर जो 44 है उसके अंतर्गत इसको रखा गया है। ठीक है। क्योंकि साथ ही साथ इसके अंदर डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने भी हमारी जो संविधान सभा थी उसके अंदर इस बात को रखा था। मगर उस संविधान सभा के अंदर कुछ हिंदू लोग थे, कुछ मुस्लिम थे, तो उन्होंने अपने जो धार्मिक हितों को देखते हुए इसको मूल अधिकार की बजाय अनुच्छेद 44 के तहत राज्य के नीति निर्देशक तत्व में इसको शामिल किया था। इसके तहत जो राज्य सरकार यानी जो सरकार क्या करेगी, धीरे धीरे यानी देश के अंदर
समान नागरिक सहायता बनाने की व्यवस्था करेगी। इसके अंदर जैसे कुछ एग्जाम्पल भी दिए गए हैं, जैसे भारतीय संविधान अधिनियम, वस्तु निष्क्रिय अधिनियम, संपत्ति हस्तांतरण अधिनियम हमने जारी किए हैं, भागीरथ हम कहते हैं भागीदारी अधिनियम, साक्ष्य अधिनियम। इस प्रकार के जो अधिनियम भी हमने बनाए हैं, जो कहीं न कहीं जो समान नागरिक सहायता है उसको हम क्या करेंगे, बढ़ावा देंगे। बाकी सही है, आगे वही बात की गई है, अभी जो हमारे जो धर्म है, धर्म आधारित भेदभाव उनके साथ होता है, वो है उससे समान नागरिक सहायता से क्या हो सकती है, समाप्ति हो सकती है। साथ ही साथ हम देखते हैं भी जो हिंदुओं के हिंदू धर्म में विवाह के अलग कानून है और मुस्लिम धर्म में अलग है। इस प्रकार से क्या होता है भी सुप्रीम कोर्ट के पास भी अलग अलग धर्म कानूनों के तहत उनका जो निपटारा करना होता है तो उसमें काफ़ी समय लगता है। ये पॉइंट इसमें अलग दिया गया है भी, जिसमें इसमें कहा गया है ये जो अलग से ये जो सुप्रीम कोर्ट ने ये जो ये आप कह सकते हैं भी एक बोझ है इन पे इस प्रकार से, तो वो भी क्या हो सकता है, क्योंकि एक ही कानून के तहत उनको निपटारा करना होगा, तो कहीं न कहीं ये जो हमारे जो ये जो मामले हैं वो क्या होंगे, और ज़्यादा कम होंगे। ठीक है, तो कहीं न कहीं सुप्रीम कोर्ट को भी इसमें मतलब सुलझाना उनके लिए आसान होगा और त्वरित हम न्याय उनको प्रदान करवा सकते हैं। ठीक है, तो न्याय में होने वाली जो देरी है उसको भी हम क्या कर सकते हैं, कम कर सकते हैं इसके माध्यम से। बाद में जो इसका एक तो लिया गया है, जिसके अंदर कहा गया है भी इसके तहत जो कहीं न कहीं जो इसके जो पॉजिटिव में बोलते हैं भी, जो जिसके तहत जो हमारी जो धार्मिक स्वतंत्रता हमें दी गई है वो इससे प्रभावित हो सकती है। साथ ही साथ जो अल्पसंख्यक समुदाय हैं, जो जिनको अपने रीति रिवाज यानी हम कह सकते हैं अपनाने की ये स्वतंत्रता है, वो भी इससे क्या होते हैं, प्रभावित हो सकते हैं। इसके तहत जो देश की वो हम कह सकते हैं एक बार सांस्कृतिक विविधता है वो भी क्या हो सकती है, इससे नष्ट हो सकती है। तो यही बातें जो कि हमने पहले भी देखी थी, बस एक ये बात अलग थी भी, इसके तहत जो सुप्रीम कोर्ट में जो निलंबित पड़े मामले हैं उनकी संख्या कम हो सकती है और साथ ही साथ इनमें समय की बर्बादी है वो भी क्या हो सकती है, कम हो सकती है। बाकी ये जो मुस्लिम महिलाओं के अपराध का संरक्षण, ये भी कहीं के समान नागरिक संहिता से ही इसको जोड़ा गया है। अभी इसमें कहा भी जिस प्रकार से इसमें स्टार्टिंग की है, जो भीमराव अम्बेडकर हैं उन्होंने कहा था भी किसी समाज की प्रगति उसकी महिलाओं की स्थिति से मापी जाती है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं भी जितनी ज़्यादा महिलाएं सशक्त होगी वह समाज उतना ही क्या होगा, हम कह सकते हैं भी एक हम कह सकते हैं भी तर्कवान या फिर बुद्धिमान या फिर उन्नतिवान होगा। ठीक है, फिर उसके अंदर बाकी यही बातें आगे समान नागरिक संहिता कहते हैं किस प्रकार से जो मुस्लिम कानून है उसके तहत एक व्यक्ति को 4 महिलाओं से शादी करने की अनुमति है, वो कहीं न कहीं जो महिलाओं के साथ असमानता को यानी क्या कहते हैं, जन्म देती है। तो ये हमारे लिए चिंता की बात है। बाकी यही चीज़ें सारी की सारी इस यहाँ पर इस आर्टिकल के अंदर लिखी गई है, जो कि हमने अभी बताई है। ठीक है, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आप ये PDF डाउनलोड करना चाहते हो तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप में भी ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।